वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में आपने लिगेंड तक की स्टोरी पढ़ी और समझी थी। आज हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सो देयर आर सम फार्मूला रिकमेंडेड बाय IUPAC जिसके अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। किसी मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए हम कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसके कुछ फार्मूला IUPAC के रिकमेंडेशन के हिसाब से दिए हुए हैं। देन उसके बाद हम नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सीखेंगे और बस 12th और नीट के लिए इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज शॉर्टहैंड टूल used to provide basic information about the constitution of the compound in a concise and convenient manner। बहुत ही आसान तरीके में कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे नेमिंग की जाए उसको समझने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला या शॉर्ट हैंड टूल की तरह इसको हम यूज़ करते हैं। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कंटेन अ सिंगल सेंट्रल मेटल एटम, यानी जो सेंट्रल मेटल होगा वो सिर्फ एक ही होगा, इसीलिए उसको हम मोनोन्यूक्लियर कहते हैं और हमारे कोर्स में भी इतना ही है। The following rules are applied while writing the formulas. First, the central atom is listed first. Central atom को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और पहचान लेंगे, ठीक है, कि इसमें से कौन सा हमारा सेंट्रल मेटल है। Second, the ligands are then listed in alphabetical order. उसके बाद उसको ligands alphabetical order में हम लिस्ट करेंगे। The placement of a ligand in the list does not depend on its charge। ठीक है, तो इसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट इज दैट पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। ऐसा नहीं है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो उसको हम अल्फाबेटिकल तरीके से नहीं लिखेंगे, उसको भी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ही आइडेंटिफाई करेंगे, लिस्ट करेंगे और लिखेंगे। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड, कोई ऐसा लिगेंड जो एब्रीविएटेड होगा तो उस केस में द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो पहला लेटर प्रेजेंट होगा उस एब्रीविएशन में, उसी को हम पहला लेटर मान लेंगे और उसी के हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर में उसको लिस्ट करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ next point, fourth point is the formula for entire coordination entity whether charged or not is enclosed in square bracket। फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर enclosed कर देंगे, ठीक है, चाहे वो उस पर प्लस माइनस कोई भी चार्ज हो या वो न्यूट्रल हो, इट डजेंट मैटर, बट वो रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक, जब लिगेंड पॉलीएटॉमिक होंगे, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा होंगे, देन देयर फॉर्मूलाज आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी एक सिंपल पैरेंथेसिस जिसको आप कॉमन ब्रैकेट भी कह सकते हैं, उसके अंदर उसको लिखेंगे। लिगेंड एब्रिविएशंस आर ऑल्सो एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अगर एब्रिविएशन वाले हैं तो उनको भी हम पैरेंथेसिस में ही रखेंगे। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई भी स्पेस या डबल स्पेस जैसी चीजें नहीं रहेंगी, वो कंटिन्यूएशन में ही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी is to be written without that of the counter ion, the charge is indicated outside the square bracket as a right superscript with the number before the sign। ठीक है, यानी जो आप देख रहे हैं इसमें
6th वाले पॉइंट में कि जो ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में ऊपर की ओर साइन लगे हैं -3 तो 1 2 3 जो लिखना है वो हमेशा साइन से पहले होगा, प्लस और माइनस साइन से पहले लगेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज द चार्ज ऑफ कैटाइंस इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनाइंस। ये हमेशा होता है, न्यूट्रल मतलब टोटल चार्ज को हमेशा बैलेंस किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। नाउ नेक्स्ट वन इज द नेमिंग ऑफ mononuclear coordination compounds. Now it is according to the IUPAC recommendations. You can see the chart again, another chart. The following rules are used when naming of coordination compounds we are going to be done. So there are 5 to 6 rules. Now start with the first one. द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। अगर उसमें कहीं कैटायन है तो सबसे पहले उसी का हम नाम लिखेंगे। अच्छा, कैटायन और एनायन में कंफ्यूज तो नहीं आप लोग? नहीं, होना भी नहीं। ठीक है। कैटायंस ऐसे आयन जो कैथोड की ओर जाएंगे, एनायंस ऐसे आयन्स जो एनोड की ओर जाएंगे। अब एनोड यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन एनोड की ओर जाएंगे और पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर जाएंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट in both positively and negatively charged coordination entities। तो coordination entity यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले नाम कैटायन का ही लिखेंगे। कंफर्म? गुड। सेकेंड, द ligands are named in alphabetical order before the name of central atom or ion। okay, this procedure is reserved from the writing formula। ठीक है, रिवर्स्ड फॉर द राइटिंग फार्मूला। फार्मूला लिखते टाइम अलग है, लेकिन नॉमनक्लेचर करते टाइम अलग है। नॉमनक्लेचर में पहले कैटायन और लिगेंड आपने लिख लिया, फिर बाद में आप लिखते हैं सेंट्रल मेटल, जबकि जो हम फार्मूला वो जो बनाते हैं उसमें पहले सेंट्रल मेटल होता है, आपने देखा है ना। फार्मूला और नॉमनक्लेचर दोनों में डिफरेंस समझिएगा। फार्मूले में ब्रैकेट यूज करना और नॉमेनक्लेचर में उसका नाम लिखना है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। थर्ड, नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड एंड इन ओ। लास्ट में ओ लगाएंगे। एनायनिक लिगेंड है तो उसमें ओ लगा देंगे। दोज ऑफ द न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट H2O। H2O के लिए हम एक्वा लिखेंगे। देन NH3 के लिए अमीन लिखेंगे। देन CO के लिए कार्बोनिल लिखेंगे एंड NO के लिए नाइट्रोसिल लिखेंगे। बाकी के लिए हम सेम टू सेम नाम लिखेंगे बिना किसी चेंज के। वाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी दीज आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसको आप कर देंगे। प्रीफिक्सेस यूज करेंगे मोनो, डाई, ट्राई, और ये इंडिकेट करेगा कि कितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। जैसे अगर Cl2 दो प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल के साथ, यानी ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो डाईक्लोरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, गुड। व्हेन द नेम्स ऑफ द लिगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि ये सीधे सीधे नीट में और बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। इस वाले से, न्यूमेरिकल वाले से तो आता ही आता है। तो अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स प्रेजेंट है किसी लिगेंड में तो क्या करेंगे उसमें? तो फिर हम उसकी जगह बाई और ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, और इस तरह से हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे 2 3 4 5 जो भी है। ठीक, दीज आर यूज्ड। What base, tris, tetrakis are used, the ligand to which they refer being placed in parenthesis, वो हमेशा parenthesis में ही रहेंगे, इसका खास ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं, फोर्थ वाले में देखिए NiCl2 PPH3। अब PPH3 पैरेंथेसिस में है होल ट्वाइस। इसमें जो Ni है इसको हमने पहचान लिया है, और ये हमारा जो सबसे पहले लिस्टेड हमने फॉर्मूले में किया, ये हमारा सेंट्रल मेटल है। इसके बाद हमने Cl को लिखा है, और उसके बाद
हमने PPH3 नाम के एक कॉम्प्लेक्स को लिखा है जिसके उसमें न्यूमेरिकल नाम है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और इसका अगर पूरा नाम लिखें तो ये होगा डाइक्लोरो, देखिए क्लोरीन है, 2 है, डाइक्लोरो, लेकिन ब्रैकेट में एक जो कैपिटल P है वह है फॉस्फीन के लिए और जो PH है वह है फेनिल के लिए। तो यहाँ पे ट्राइफेनिल है, ठीक है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, क्योंकि ट्राइफेनाइल है 3 पहले ही हो गया, अब ट्राइफेनाइल है और उसके बाद वो ब्रैकेट के बाद फिर 2 लिखा हुआ है। अब वो जो 2 है वो बाई नहीं लिखेंगे उसको हम, आप देख रहे हैं 20 ब्रैकेट में लिखा है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट से पहले बाई फिर ब्रैकेट के अंदर ट्राई, नो, यहीं पे समझने वाली बात है कि वो ब्रैकेट से पहले लिखा है बेस, उसके बाद ब्रैकेट में ट्राइफेनाइल। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड देयरफॉर द टोटल नेम इज डाइक्लोरिडो, सॉरी क्योंकि ये निगेटिव है तो क्लोरिडो, ओ लगेगा लास्ट में, डाइक्लोरिडो ट्राइफेनिल फॉस्फीन निकल, और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखेंगे 2, उसको पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल एंटिटी must be indicated by Roman numericals. Next, if the complex ion is cation, the metal is named as the element. For example, in this example, cobalt, COSCN4, here it is cobaltate, और अगर आयरन में है तो फेरेट, इसी तरह से सिल्वर होगा तो आर्जिटेट, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ वो प्रेजेंट है। सो इट इज नेम्ड एज द सेम। नाउ द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ वी हैव सम बेस्ट कॉमन एग्जांपल्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। तो कुछ एग्जांपल से हम नॉमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए 2 कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, इसको समझते हैं। पहला है CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर हो गया, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज हो गया, ठीक। और ये जो ब्रैकेट्स अंदर बन रहे हैं यही पैरेंथेसिस कहलाते हैं। बाहर ये Cl3, अब यहाँ पे Cl3 क्या हो गया हमारा, काउंटर आयन हो गया। इज इट क्लियर? यही क्या है हमारा, काउंटर आयन हो गया। तो जब फॉर्मूला बनाते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मूला बनाया तो क्या किया, मेटल पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या बोलते हैं लिगेंड्स लिखे, फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और काउंटर आयन को सबसे बाद में लिखा। अब इसका नॉमेनक्लेचर अगर करेंगे तब क्या करेंगे, तो आपने पहले रूल्स पढ़ लिए, इसलिए मैंने रूल्स पहले बता दिए। तो नॉमेनक्लेचर में पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तब इसको लिखते हैं। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें भी हम क्या करेंगे, लिगेंड्स को पहले लिखेंगे, और लिगेंड में भी सबसे पहले क्या करेंगे हम, यस एग्जैक्टली, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ना ये अमीन है और ये H2O है, हमने समझा कि अल्फाबेटिकल, अब इसको एक्वा कहेंगे और इसको एमीन कहेंगे। एक्वा में AQ आता है और एमीन में AM आता है। तो आपको पता है कि M पहले आएगा और Q बाद में आएगा, आप अल्फाबेटिकल देख सकते हैं, MNOPQ, M पहले आया और Q बाद में आया। सो इट इज, इसका नाम क्या हो जाएगा, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ट्राइअमीन, और उसके बाद फिर ये होगा ट्राई एक्वा। देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं देना है, जैसे यहाँ पे भी कोई गैप नहीं देना, एकदम एक साथ लिखे जाएंगे, ट्राइअमीन, ट्राई एक्वा। अब ये क्या है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अब हमारा सेंट्रल मेटल है, ये हो जाएगा क्रोमियम, क्योंकि एज इट इज लिखेंगे, जब
न्यूट्रल हमारे पास रहेगा तो हम नाम एज इट इज लिखेंगे, इट इज क्रोमियम, और फिर इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा? अब क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, यानी इनका खुद का कोई चार्ज तो है नहीं। अब इस क्रोमियम का जब आयन के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे जो चार्ज होगा राइट साइड में ऊपर, वही इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करेगा, क्योंकि इससे जो काउंटर आयन जुड़ा है वो क्लोरीन है, और 3 क्लोरीन आयन जुड़े हैं। जब ये डिसोसिएट होंगे तो 3+ हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 1 2 3। बहुत सिंपल है, ठीक। और लास्ट में क्या बचा है? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन को सबसे हम लास्ट में लिखेंगे, एंड दैट इज क्लोराइड। दैट इज व्हाट? दैट इज योर क्लोराइड। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत आसानी से हो गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाले पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये कोबाल्ट है ना, और ये H2NCH2CH2NH2 2 कार्बन है, यानी एथेन हो गया। एथेन 1,2 डाईअमीन, एथेन 1,2 डाईअमीन। ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है यहाँ भी डाई वर्ड आ रहा है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 2, है ना, 1 2 डाई, डाई मीन्स 2, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो अब इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस टेट्राकिस वर्ड यूज होता था। तो नाम वैसे ही करेंगे। इस लिगेंड को सबसे पहले हम लिखेंगे, लेकिन इस लिगेंड के नाम में आपको पता है कि क्या करना है? इट इज व्हाट? 3 है, तो ये हो जाएगा ट्रिस, TRIS, और ब्रैकेट में क्या होगा? इथेन 1 2 डाईअमीन, ब्रैकेट क्लोज। इज इट क्लियर? फिर से देख लीजिए, ट्रेस, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इथेन, सॉरी इसमें ई होना चाहिए था, तो होगा इथेन 1 2 डाईअमीन, ठीक है। अब 1 2 डाईअमीन, 1 2 डाईअमीन, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से समझिए कि आगे ट्रिस क्यों लिख दिया हमने ट्राई क्यों नहीं लिखा? 3 था तो ट्राई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे डाई वर्ड ऑलरेडी है, डाई मीन्स 2, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है। अब 1 और 2 2 पोजीशन है, दोनों की वजह से ये 2 हो गया, यानी ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी लिगेंड में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उसके पहले हम सिंपल बाई ट्राई वर्ड यूज ना करके बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं, और इससे पता चल जाता है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट थी। इज इट क्लियर? बस उसके बाद क्या है? इसके बाद फिर आप कोबाल्ट लिखिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ और है ही नहीं। सो इट इज व्हाट? इट इज कोबाल्ट, ठीक। कोबाल्ट लिखा। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होता है, वो कैसे पता चलेगा? अब ये 2 हैं और SO4 3 है, यानी ये जो हमारे स्फीयर बनेगा, इस पे हर बार क्या होगा? +3 चार्ज का सेट लगेगा। इसका मतलब कि फिर से ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? समझ लीजिए, ये 3 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? +3, क्योंकि अब ये अंदर तो ये न्यूट्रल टाइप का है, इसकी तो कोई खुद की कोई चार्ज है नहीं। इज इट क्लियर? यहाँ से कोई समस्या तो है नहीं। तो यहाँ भी नेम हो जाएगा कोबाल्ट 3। देन जो बचा है वो हमारा काउंटर आयन, वो सल्फेट है, तो सल्फेट को सल्फेट लिख लीजिए, सल्फेट को सल्फेट लिख लीजिए, ठीक है। एक और हमने नॉमेनक्लेचर में जब पढ़ रहे थे रूल्स, तो उसमें हमने देखा था कि जैसे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है कि उसके साथ 2 कॉम्प्लेक्स चीज़ें प्रेजेंट है, तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, है ना। मतलब लिगेंड में 2 तरह के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं अलग अलग स्फीयर्स में, सेम मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या करते हैं? सेम नेम लिखते हैं। उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो एग्जांपल है, ये कैटायन और एनायन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी कह सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल भी है। दोनों बार सिल्वर ये है स्फीयर में, आप देख रहे हो, इसलिए हम इसको मोनोन्यूक्लियर कहते हैं। जुड़ने वाली लिगेंड्स अलग अलग हैं। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड दैट इट इज़ अ न्यूट्रल वन,
बट ये न्यूट्रल नहीं होता है। अब आपको पता है कि जब ये अलग होंगे तो ये पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव आयन की तरह। पॉजिटिव आयन यानी कैटायन और नेगेटिव यानी एनायन। तो अब इसकी नेमिंग बहुत बहुत ध्यान से समझिए, नेमिंग क्या होगी। इट इज़ व्हाट, इट इज़ डाईअमीन, इट इज़ व्हाट डाईअमीन। और यहाँ पे क्योंकि ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन हो रहा है, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे सिल्वर और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1। समझ गए? ये क्या है, ये क्या है, नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। डाईअमीन सिल्वर 1। अब दूसरा पार्ट जो कि नेगेटिव है, उसमें हम एक नाम आपने सुना था, नेम की एंडिंग ATE से करेंगे। किससे करेंगे? ATE से करेंगे। सो अगेन इट इज व्हाट, डाई साइनो, CYANO, डाई साइनो, क्योंकि ये साइनाइड है आप देख रहे हैं। सो इट इज व्हाट डाई साइनो, और ये सिल्वर। अब इसका नाम क्या है, इसका जो गिवन नेम है वो है अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट। आगे ATE जोड़ेंगे, ATE, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। ये क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। एक्चुअल में ये अर्जेंटेट क्या होते हैं, ये लैटिन नेम है आपका, ठीक है। जैसे कि आयरन का सिंबल Fe होता है तो उसका लैटिन नेम फेरेट होता है। ये सिल्वर का सिंबल Ag है तो अर्जेंटेट हो गया। तो ऐसी जगह में हम सिल्वर रेट नहीं लिखते हैं। जब हमको इसको ATE जोड़ना तो सिल्वर रेट नहीं होगा, ये हो जाएगा अर्जेंटेट। और यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1। तो फिर से देख लीजिए, डाईअमीन सिल्वर 1, डाई साइनो अर्जेंटेट 1। समझ में आ गया ना? ये नेगेटिव पार्ट था इसलिए 8 हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट था इसलिए सेम टू सेम ही रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, उसको आप देखते रहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला है टेट्राअमीन, आप देख रहे हैं टेट्राअमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और इसका सॉल्यूशन आपने देखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब फॉर्मूला बनाते हैं तो सेंट्रल मेटल को लिखते हैं, दैट इज कोबाल्ट। फिर इसके बाद अमीन, ठीक है, NH3, देन एक्वा, और उसके बाद जो क्लोराइड है उसको हमने लिखा क्लोराइड। एकदम सीक्वेंस में नाम के हिसाब से ही लिखा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इस एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। सबके पैरेंथेसिस लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया, ठीक। और बाहर हमने काउंटर आयन दैट इज Cl2 लिख दिया। तो इसी तरह से आप बाकी सॉल्यूशंस भी देख लीजिए। नीचे एग्जांपल 9.3 आप देख रहे हैं, और उसमें क्या है, IUPAC के हिसाब से नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और इस तरह से नॉमेनक्लेचर और फार्मूला बनाने वाला पोर्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म को देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और स्टडी करते रहिए, अपना फ्यूचर इसी तरह से सिक्योर करिए। थैंक यू वेरी मच।